सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ CDP के क्रैश कोर्स में मैं दीपक लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल पे। बिल्कुल फ्री कोर्स आप लोगों के लिए, और यहाँ पे अभी तक मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और कम से कम 15 से 20 वीडियो में ही मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा, जो आपको CDP में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो इस जो कोर्स को मेरा बनाने का मकसद है वो बिल्कुल टेक वर्ड्स और कीवर्ड्स पे मैं इसे बना रहा हूँ और बहुत ईजी तरीके से बना रहा हूँ। जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं पेपर में, CTET में या UP टेट में, ये आपका कोर्स जो है ओवरऑल सब जगह चलेगा। CTET में चलेगा, UP टेट में चलेगा, MP टेट या RIT, सब जगह आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो अभी तक मैंने बहुत सारे इसके पार्ट अपलोड करे उन आपको वो सारे अच्छे लगे होंगे, और उसी तरीके से जितना प्यार आपने उन सब पार्ट्स को दिया है उसी तरीके से आप इस वाले टॉपिक को भी देंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो NCF है, जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचारा की रूपरेखा 2005। तो इसमें जब हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पहले, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसमें NCF में जो शिक्षक की भूमिका बताई गई है वो सुविधा दाता के रूप में बताई गई है, और जो इसके अध्यक्ष थे NCF के 2005 के विद्वान की अध्यक्षता में ये बनाया गया, उनका प्रोफेसर यशपाल नाम था। और जो NCF की कार्यशाला थी वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। उसका एक पॉइंट्स ये है आपका। और नेक्स्ट, यशपाल शर्मा समिति में कुल सदस्य जो थे वो 38 थे। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जो NCF है उसकी कार्यशाला कहाँ पर हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें सदस्य कितने थे टोटल। और जो NCF 2005 में जो भाषा सूत्र है वो त्रिभाषीय है, पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी जो आपकी संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ये सारी भाषाओं को रखा गया है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पे NCF की बात की गई है, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और मैं CDP के आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो हर टॉपिक के बहुत अच्छे नोट्स बना रहा हूँ खुद हैंड राइटिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा मतलब प्रीवियस ईयर 5-10 साल का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं नोट्स को तैयार कर रहा हूँ अपने खुद ही हैंड राइटिंग नोट। तो ये भी आपको आने वाले दिन में मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर जुड़े रहिए। तो ये जो मैं बना रहा हूँ बहुत मेहनत से डेली ये नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं जो NCF 2005 की रूपरेखा है वो हमारे संविधान की 8वीं सूची में किया गया है, जिसका अनुवाद हमारी 8वीं सूची में किया गया है। तो ये क्वेश्चन एक पुट हो सकता है कि संविधान की कौन सी सूची में NCF 2005 का अनुवाद किया गया था, वो है हमारी 8वीं अनुसूची में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। 14 से 19 जुलाई 2014 की बैठक में राष्ट्रीय पाठ्यचारा को संशोधित करके NCERT ने इसका निर्णय लिया कि इसे संशोधित करके आगे लेके आएंगे, इसमें कुछ चेंजेस करके हम इसे नए रूप में लेके आएंगे। तो उसमें क्या करा था उन्होंने, जो शिक्षा थी वो विदाउट बर्डन थी, मतलब शिक्षा जो दी जाएगी बिना बोझ के दी जाएगी, जिसमें बालक को ज़्यादा सीखने के मौके मिलेंगे, उसके विकास पे बल दिया जाएगा, उसको अवसर दिए जाएंगे, उसमें परीक्षाओं को लचीला बनाया जाएगा, उसके सीखने पे बल दिए जाएंगे, उसमें समूह कार्य को बल दिया जाएंगे, खेल को प्रमुखता दी गई थी, गायन को प्रमुखता दी गई थी, और सामूहिक गतिविधियों को भी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्होंने चेंजेस करे, और रटंत प्रणाली को ख़त्म करने पे भी जोर दिया गया। तो ये था NCF का मेन, जो बिल्कुल पेपर के कट टू कट आपके मिलते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। और ये जो NCF 2005 के दस्तावेज का आरंभ जो हुआ वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है NCF 2005 के दस्तावेज का आरंभ किस निबंध से किस निबंध का नाम बताइए, तो उधर सभ्यता और आपका प्रगति। तो ये आंसर है, या सभ्यता और प्रगति के उधर निबंध किसके द्वारा लिखा गया, NCF का रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया। तो कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है तो मैंने 3 से 4 वर्ड में आपको NCF पूरा समझा दिया है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय पाठ्यचारा की रूपरेखा 2005 में साफ कहा गया है कि हमें बच्चे को
अवसर देने हैं, और जो शिक्षक है वो निदेशक की भूमिका नहीं निभाएगा, वो सुविधादाता की भूमिका निभाएगा। वो यहाँ पे बच्चे के लिए सुविधाएं उत्पन्न करेगा, उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और जो उसके विकास के लिए, उसके शारीरिक, मानसिक और मनोसामाजिक सारे मतलब भावनात्मक ओवरऑल सारे डेवलपमेंट में उसके लिए बहुत। तो चहुमुखी विकास पे भी जोर दिया गया है। यहाँ पे बच्चे का जो खेल के मैदान में परफॉर्मेंस है उसे भी दिया गया है, गतिविधियों को भी, क्लब जैसी एक्टिविटियों को प्रोत्साहित दिया गया है। आज जो बहुत सारी क्लब जो स्कूलों में चलते हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके NCF 2005 निर्माण निर्देशक जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे हम बात कर लेते हैं, 5 से 6 जो भी हैं। चलिए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। जो बच्चा आता है हमारे विद्यालय में तो उसको एक बात हमारे को ये तवज्जो देनी है, जो उसकी शिक्षा होगी वो उसके बाहरी जीवन से जोड़ के हमें उसे देनी है। और आप प्राथमिक कक्षाओं में देखते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान इसलिए किया गया तो क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कही गई कि इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जरूर कनेक्ट कीजिए, जब भी उसकी शिक्षा सफल होगी, उसे जल्दी से समझ आएगा और वो उसको जवाबदेही भी जल्दी देगा। चलिए, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त, मतलब जो रटने वाली है, मोटी मोटी किताबें हैं, उनसे हमें मुक्त करना है बालक को। उसको प्रेशर नहीं डालना, उसे परीक्षाओं का भय नहीं दिखाना, उसके सीखने के अवसर ज़्यादा देने, उसे बोलने के अवसर ज़्यादा देने, उसे करके सीखने के लिए प्रेरित करना है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे अपनानी है। परिचर्चा व समूह चर्चा पे बल देना है, मतलब उन्हें चर्चाओं करने के लिए मौके ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। और समूह में चर्चा पे मतलब समूह गतिविधियों में चर्चा करना है जैसे, तो इनके लिए भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है। ऐसी एक्टिविटी हमें कक्षा में करवानी है जिससे बालक के अवसर मिल सके, वो अपनी अभिव्यक्ति रख सके, अपनी सृजनात्मक सोच हमारे सामने लेके आ सके। चलिए, अगला पॉइंट है परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा गतिविधियों से जोड़ना। जो परीक्षा प्रणाली है उसका भय मुक्त बनाना होगा, उसको थोड़ा सा लचीला बनाना होगा ताकि वो कक्षा गतिविधियों से जोड़ा जा सके उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गतिविधियां हो जिसमें समूह में बच्चे काम कर सके, जिससे उनमें टीम लीडरशिप आ सके। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी। कक्षा गतिविधियाँ ऐसी हो जिसमें पूरा ग्रुप मिलकर किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करे या किसी पे डिबेट में कोई एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों आपस में काम करें या डिबेट करें। चलिए, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है चहुमुखी विकास के अवसर। तो जो विकास है वो उसका चहुमुखी होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसका सिर्फ खेल का ही करें, उसका शिक्षा का भी विकास कीजिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए, उसका संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, उसकी रुचियों के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे उसका विकास हो सके, और जब सीखे तो उसको और दूसरों तक पहुंचा सके। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाटक, वाचन, गायन आदि पर बल देना। तो हमें जो ये एक्टिविटीज़ है जैसे नाटक करना कक्षा में, वाचन करना अगर आप कोई अच्छा था, और गायन, तो इन पे अधिक बल देना है क्योंकि इससे भी बालक की वो जो झिझक है वो खुलती है और वो खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ हमारे अभी तक। 1, 2, 3 और चौथे पे चलते हैं। सामुदायिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों पर समुदाय से रिलेटेड उसकी तवज्जो देनी चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तवज्जो देनी, और साहित्यिक गतिविधियों मतलब जो एकेडमिक में जो उसकी साहित्यिक गतिविधियाँ होती है विद्यालय परिसर में, तो उन सब में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे निखर के आए और अपना योगदान दे सके। और इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी हमें दिखेगी। तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हुआ। खेलकूद, NCC, NSS गतिविधियों पर बल देना। खेलकूद सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये कहा गया है कि बालक के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। और आज हमारी शिक्षा खेल में शिक्षा दी जाती है, जैसे कि आप समर कैंप देखते हैं दिल्ली में जो लगता है विद्यालयों में, तो वो खेल कुछ पढ़ाई कुछ खेल, तो इसके माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। NCC जैसी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, NSS गतिविधियों को बढ़ाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भ्रमण व क्लब जैसी गतिविधियों पे जोड़ देना। जब हम बालकों को पढ़ाते हैं तो हम कक्षा के बाहर भी अगर हमें कोई चैप्टर उन्हें पढ़ाना है तो हमें प्रत्यक्ष रूप में भी अगर कुछ दिखाना है, तो अगर मान लीजिए हमें पेड़ या बगीचे दिखाने हैं तो हम विद्यालय परिसर के पेड़ और बगीचे का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं, जिससे वो उनको जान सके उनके बारे में बिल्कुल। और ये जो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान होगा ये उन्हें पूरी जिंदगी भर तक याद रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। क्लब जैसी गतिविधियों में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इन्हें ज्वाइन करें, इनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, जिससे उनमें
सृजनात्मकता दिखती है, उनके कार्य में निखार आता है और उनकी जो उपलब्धि है वो निखर के आती है कि वो किस कैटेगरी का बच्चा है, किस तरीके का उसका कौन सा जोन उसको पसंद है। तो एनसीएफ में ये मोटी मोटी बातों पे मैंने बात करी है आपसे, और कुल मिला के जो एनसीएफ है उससे आपको हर बार ये आपके सीटेट में ज़रूर क्वेश्चन दिखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 से 2 नंबर के ज़रूर आपको सीटेट में मिलेंगे। मगर इस टॉपिक से आपका हिंदी में भी क्वेश्चन एक आता है, सोशल में भी आता है, आपका सीडीपी में भी आता है, आपका ईवीएस में भी आता है और इंग्लिश में। तो हर जगह अगर एक एक क्वेश्चन भी हो गए तो 5 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ओवरऑल 2-3 नंबर तो लेके आता है आपके लिए, और बहुत आसानी से लेके आता है। तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लेके आएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और ये जो सीडीपी का क्रैश कोर्स चल रहा है तो इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलने वाले, तो बने रहिए जब तक हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।